Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Management Master Class. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे सब्जेक्ट पे बिजनेस एनालिटिक्स पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ और यूनिट 1 में कोशिश करूँगी कि 2 से 3 दिन में मैं इसे कंप्लीट कर दूँ आप सबके लिए। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक्स वो है बिजनेस एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन में उसका डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स, इन दो वर्ड्स को आप अलग अलग इनको तोड़िए, बिजनेस और एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस, यानी बिजनेस को एनालाइज करना। मान लीजिए हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, कहीं पे भी मैं अपना प्लांट लगा रही हूँ, तो मैं पहले ये देखूंगी कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कितने वहां उस सेगमेंट में मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, कितने लोगों को मेरा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए अगर मैं वुमेन क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये देखूंगी उस एरिया में कितने वुमेन्स रहते हैं, कितनी वुमेन्स की पॉपुलेशन है, कौन से एज ग्रुप की वुमेन्स वहाँ पे ज़्यादा है, कितना मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है, वहाँ के लोगों की इनकम सोर्स कैसा है। अगर मान लीजिए मैं कहीं ऐसी जगह प्लांट सेटअप कर रही हूँ जहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं या गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट भी साथ में डिज़ाइन करूँगी जहाँ पे वो उनके लिए अफोर्डेबल हो ताकि मेरी सेल्स बढ़े। और अगर वो ऐसा एरिया है जहाँ पे सब तरीके के लोग रहते हैं, रिच भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और गरीब भी हैं, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट मैं डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगी या ऐसा प्रोडक्ट मैं डिज़ाइन करूँगी जो तीनों मेरे सेगमेंट्स के कस्टमर्स को के लिए एप्लीकेबल हो, ताकि मेरा जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये एनालिसिस करने का जो काम होता है ये हमारे करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। वो इसलिए करते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमें करने में बहुत आसानी होती है, इससे हम डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं कि हमें यहाँ प्लांट सेटअप करना है या नहीं करना, कैसे हमें प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है अपना, या क्या कितने हमें वर्कर्स चाहिए होंगे, या कैसे हम लोग उस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं ताकि हमें कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिल सके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्टोरिकल डेटा माने यानी पुराने डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट वो इसलिए करते हैं ताकि उससे वो एक नई इंफॉर्मेशन निकाल पाए। इनसाइट मतलब इंफॉर्मेशन निकाल पाए, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है उससे हम डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। वो करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, टेक्निक्स होती हैं, जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हिस्टोरिकल डेटा है, जैसे मैंने बताया कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ क्लोथिंग बिजनेस का, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसी जगह स्टार्ट करूँ जहाँ क्लोथिंग बिजनेस को बिजनेस ही नहीं होगा, बहुत होंगे। तो मैं ये देखूंगी कि उनके डेटा को निकाल के, उनका एनालिसिस करके कि जो मेरे ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट है वहाँ के लोगों को कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट में अगर 3-4 कंपनीज वहाँ खुली हुई हैं या 3-4 लोगों ने अपना बिजनेस सेट किया है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस चला रहा होगा। वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा, तभी लोग बिजनेस वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं उस जगह पे, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट डेफिनेशन है the process by which businesses use statistical methods and technologies for analyzing historical data in order to gain new insight and improve strategic decision making। जैसा मैंने आपको बताया, हम बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो कुछ बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स लगाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा, जो पुराना डेटा है ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से, हिस्टोरिकल डेटा खाली ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, जो और जैसे जो बिजनेस है, जैसे मान लो अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो जब जियो आया था तो जियो के पास अपना कोई डेटा नहीं था, तो उसने किसका एनालाइज किया, उसने बाकी के जो कस्टमर्स हैं उनका एनालाइज किया कि उनको क्या चाहिए। मान हो सकता है उसने वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल या अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके डेटा को एनालाइज किया हो। वहां से उन्होंने देखा होगा कि इनके लूप पॉइंट्स क्या है जो मैं ला सकता हूँ, और आज की डेट में वो कॉम्पिटिटर एज है, कॉम्पिटिटर एज उसके पास है, वो जो डिसाइड करता है वही बाकी कंपनीज फॉलो करती हैं। तो इसलिए
हम बिजनेस एनालिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट आज की डेट में बढ़ गई है, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है कॉम्बिनेशन होता है स्किल्स, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का डेटा है, जो परफॉर्मेंस है, उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे भी डेटा के अकॉर्डिंग हम डिसीजन निकालें कि जो डेटा के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं हम कुछ ऐसे अपने से अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ डेटा के आधार पर हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो बिजनेस एनालिटिक्स के बेसिस पे हम लेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए स्किल्स की, अगर हमने जो बिजनेस एनालिस्ट की टीम रखी है, अगर उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि वो उस डेटा को एनालाइज कर पाए ठीक से, क्योंकि अगर बिजनेस एनालिस्ट ने कोई अगर ये चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, अगर कंपनी के ओनर्स ने अगर वो डिसीजन ले लिया और अगर वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो वो स्किल सेट के ऊपर है। तो बिजनेस एनालिस्ट जो हम टीम रख रहे हैं उनका स्किल्स भी होना चाहिए, उनके पास टेक्निक्स उन्होंने सही लगाई हो, क्योंकि टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक आपके लिए सही रहेगी, वो टेक्निक का डिसाइड भी बिजनेस एनालिस्ट ही करेगा आपके लिए। बिजनेस एनालिटिक्स की जो एक्टिविटीज हैं वो है डेटा कलेक्शन। फर्स्ट होता है डेटा कलेक्शन, हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट करना और सही डेटा कलेक्ट करना। डेटा तो बहुत सारा है हमारे पास, नेट गूगल पे बहुत डेटा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डेटा होता है। अगर मान लो किसी को अगर देखना है कि कस्टमर का फीडबैक जानना है, किसी कंपनी ने अपना कोई कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, उसके पास डेटा बहुत सारे, बहुत कस्टमर्स का डेटा है, कुछ रेटिंग्स देते हैं, कुछ कमेंट्स देते हैं, जो कमेंट्स करते हैं उनका तो डेटा उसे पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट था, इसमें ये लोगों को फिटिंग पसंद नहीं आई, या किसी को क्लोथिंग का कपड़ा पसंद नहीं आया, क्लोथिंग का फैब्रिक पसंद नहीं आया, तो वहां से तो डेटा कलेक्ट आराम से हो जाता है क्योंकि वो लिखा हुआ है। लेकिन किसी ने सिर्फ रिव्यू डाल दिया, 5 स्टार की रेटिंग है, 2 डाल दे, 3 डाल दे, अब उसको कैसे पता चलेगा इसने खाली 2 या 3 ही क्यों डाला, 4 और 5 क्यों नहीं डाला। तो डेटा ठीक से कलेक्ट करना, जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा कलेक्ट करें, या किस पर्पस के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, उसकी अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करना और सही डेटा कलेक्ट करना, वो भी सही टाइम पे। डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं, डेटा को विजुअलाइज करना। अब देखो क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट टेक्निकल टेक्निक्स ये सब यूज करते हैं, और हो सकता है जो बिजनेस के ओनर्स और स्टेक होल्डर्स हो उनको डेटा इतना पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि उनका वो प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, डेटा को ऐसे विजुअलाइज करते हैं, चार्ट्स ग्राफ्स के ऐसे फॉर्म में, ताकि वो देखने से ही पता लग जाए। अब जैसे आप क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट में जब वो किसी की स्टैट्स दिखाता है तो हमें दिखाता ना कि इतने मैचेस थे, इतने मैचेस में इसने इतनी 15 लगाए, इतने 100 लगाए, इतने में अगर इसने 100 बनाए तो कितने इसने एक रन लिए, किसने चौके लगाए। तो ये हमें डेटा ऐसे विजुअलाइज करके दिखाया, बट अगर वो ऐसे टेक्निकल टीम में हमें दिखाएगा अपना तो हमें नहीं समझ आएगा क्योंकि हमने वो किया नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिक टूल्स लगते हैं, डिग्रेशन, कोरिलेशन, ये टूल्स लगेंगे, क्वाई टेस्ट ये लगते हैं, क्वाई टेस्ट, एफ टेस्ट ये भी लग सकते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग प्रेडिक्ट करना कि ये हो सकता है, मतलब मान लो अगर मैं कोई कंपनी खोलती हूँ, मैं प्रेडिक्ट करती हूँ कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट भी साथ में अगर एड ऑन कर दिया तो मेरी कंपनी आगे ग्रो करेगी, मुझे प्रॉफिट होगा। मान लो मैं अभी तक सिर्फ वुमेन क्लोथिंग बना रही थी, मुझे लगा कि इस एरिया में मैंस की डिमांड भी बहुत है, किड्स की डिमांड भी बहुत है, तो मैं वो वाले सेगमेंट भी ले आऊँ। तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि अगर मैं ये करूँ लाऊं तो शायद मेरा बिजनेस और ग्रो करे, तो ये प्रेडिक्ट है। फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना, अगेन प्रेडिक्ट करना, जैसे आपका वेदर फोरकास्टिंग होता है, वो वेदर को फोरकास्ट करता है कि आज बारिश होगी, आज नहीं होगी, या आज यहाँ पे स्टॉर्म्स होगा, ये एरिया अर्थक्वेक के अंडर आ सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है हमारी, हम फोरकास्ट कर रहे हैं। फोरकास्टिंग सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि देखिए फोरकास्टिंग कोई ऐसे ही नहीं कर देता हाँ आज बारिश आएगी मन किया, नहीं, वो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, बट कई बार होती है कई बार नहीं होती है। और मोस्टली हम देखते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग जब होते हैं कि बारिश होगी तो मोस्टली होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम बहुत सारा डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं बिजनेस, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा ही है तो एनालाइज ज्यादा होगा, एनालाइज बहुत सारा डेटा करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग ही वो सही डेटा, फिर जो डेटा अमाउंट, इतना सारा डेटा में से सही डेटा वो एनालाइज करते हैं, और फिर वो जो डेटा है कि डेटा इतना सारा है उसमें से देखेंगे कि कौन से ये सेट ऑफ डेटा लेना है, ये सेट ऑफ डेटा लेना है,
सारे के सारे डेटा वो लेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर वहाँ से वो कुछ इंसाइट्स निकालेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर वो अपने मैनेजर्स को देंगे, फिर वो वहाँ से डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे इसके टाइप्स। बिजनेस एनालिटिक्स के 4 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। किसी किसी बुक में हो सकता है आपको इनमें से कोई एक टाइप ना दिखे, आज किसी किसी जगह पे हो सकता है आपको चौथे के बाद 5वां टाइप भी दिखे, मतलब 4 तो ये है, किसी में 3 भी है आजकल के, एक टाइप इसका हट गया, प्रेडिक्टिव हट चुके, डायग्नोस्टिक हट गया सॉरी। तो अगर आपके सिलेबस में आप देख लेना, अगर उसमें अगर चारों टाइप्स हैं तो आप चारों लिखो, अगर डायग्नोस्टिक नहीं है तो आप वो छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखना है। बट डायग्नोस्टिक का थोड़ा बहुत जो मैं बताऊंगी थोड़ा ओवरव्यू रख लेना, हो सकता है आप अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मे बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप यूजीसी नेट देते हो तो उसमें क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग भी टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो एक बार आप ओवरव्यू ले लेना, पूरा मत लिखना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं होगा, अगर है तो फिर सारे पॉइंट से आपको कवर करना है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आप स्लाइड, ये आप डायग्राम बना सकते हैं साथ में, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप देखो कोई भी अगर आपका बीबीए एमबीए वाले बच्चों से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो जब पेपर करें तो उनका प्रेजेंटेशन हो, डायग्राम्स हो, फिर डायग्राम्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो डायग्राम बनाने बहुत जरूरी है, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर इसमें जैसे हम देखते हैं इस डायग्राम में डिस्क्रिप्टिव व्हाट हैपेंड, डिस्क्रिप्टिव होता है और नाम से समझ जा रहे हैं डिस्क्राइब करना कि क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, जैसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं लैब्स में, जैसे अगर मान लो अगर मैं डॉक्टर के पास गई कि मुझे ये इशू है और डॉक्टर को लगा कि हो सकता है कोई सीरियस भी हो सकता है, तो उसने मुझे टेस्ट लिख के दिया, तो वो अगर मुझे क्या बीमारी है वो तो तभी पता चलेगा ना जब मैं डायग्नोस कराऊंगी उसको, जब उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो आएगा हमारा डायग्नोस्टिक में, एग्जाम्पल है ये। प्रेडिक्टिव, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे वेदर फॉरकास्ट करना कि ये हो सकता है, बारिश आ सकती है, फ्लड आ सकता है। प्रिस्क्रिप्टिव, हम कैसे उसे ठीक कर सकते, हम कैसे उसे करेंगे, हम कैसे उसे ठीक करेंगे, यानी प्रिस्क्राइब करना, जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, मान लो कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे लिख के दिया कि आपको वायरल फीवर हो गया है, तो वायरल फीवर को ठीक करने के लिए क्या करेगा, मुझे मेडिसिन देगा, वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन देगा, तो दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव। चलिए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वो हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि पास्ट में हमारा क्या पास्ट में क्या हुआ है और करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपना सेल्स को चेक कर रहा है। ठीक है, तो वो ये देख रहा है कि पास्ट में मेरी सेल्स कितनी हुई है थी और आज की डेट में मेरी सेल्स कितनी है, तो उसके बेसिस पे वो हमारा करंट स्टेट बता देगा बिजनेस का कि बिजनेस की करंट स्टेट क्या है। इससे हमें बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर उनको पता चला कि पास्ट में हमारी जो सेल हुई थी 2 लाख की हुई थी, अभी हम 1 लाख पे हैं, तो कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये 1 लाख का मार्क 2 लाख तक जाए या उससे ऊपर जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी यही चाहती है कि पिछली बार से हमारा जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा ही हो। ठीक है, अब जैसे हम लोग भी अगर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं 65%, तो सेकंड में हमारी भी डिमांड होती है कि एटलीस्ट हम उस मार्क को तो क्रॉस करें ही करें, 70 तो लाए 70 68 कुछ तो लाए, मतलब उससे ज्यादा ही आए, तो हम उसके स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हो सकता है कि हम पहले जहाँ से पढ़ते थे हमें लगा कि यहाँ से हमें शायद इतना क्लियर नहीं हुआ था, तो हम स्विच करते हैं दूसरी चीज पे, या हम लोग टाइम ज्यादा दे देते हैं कि हमें लगा कि हमने शायद पिछली बार ज्यादा टाइम नहीं दिया था स्टडीज में, इस बार हम थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम यूज करते हैं टेक्निक्स यूज होती हैं डेटा माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे पर मैं आपको बता देती हूँ। डेटा एग्रीगेट होता है कि हम डेटा जितना भी हमारा डेटा है उसको एग्रीगेट करते हैं, उसको मिलाते हैं। जैसे मेरे पास 3 डेटा सेट है, डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, डेटा सेट 3, तो ये तीनों को मैं कंबाइन करूंगी, एग्रीगेट में से कंबाइन करना, एग्रीगेट करना उनको। डेटा माइनिंग होता है कि हम मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन होती है डेटा से वो निकालते हैं। जैसे डेटा तो इतना सारा है, उसमें से हमें एक इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए होगी ना जो इम्पोर्टेंट हो, है ना, तो डेटा माइनिंग में हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो डेटा एनालिस्ट करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, डेटा को पूरी माइनिंग क्या होती है, खुदाई। ठीक है, जैसे गोल्ड की माइनिंग करते हैं हम, कोल माइनिंग करते हैं,
किस लिए करते हैं? क्योंकि हम कोल्ड निकालें, माइंड निकालें, ऐसे हम डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये है हमारा डायग्नोस्टिक एनालिसिस। जैसा मैंने आपको बताया, डायग्नोस्टिक में हम डायग्नोस करते हैं। ये हमें और डिस्क्रिप्टिव से भी ज़्यादा क्रिटिकल लुक देता है। क्रिटिकली हमें और बताता है हमारा पास्ट का बिजनेस और प्रेजेंट का बिजनेस, कि पास्ट में इतनी सेल्स हुई थी, प्रेजेंट में अभी सेल्स है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि क्या इश्यूज आए हैं हमारे साथ और उसके क्या क्या रीजंस हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का सेल था 1.5 लाख आया प्रेजेंट, और पास्ट था उसका 2 लाख, तो जो 50,000 का हमारा जो शॉर्टफॉल आया वो किस लिए आया, क्या इश्यूज थे, हमारी पिच अच्छी नहीं थी, या डिस्काउंट ऑफर्स जो हम पहले देते थे वो हमने बंद कर दिए, या हो सकता है कि हमारा कंपटीशन जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी कम प्राइस में, या जितने भी इश्यूज के जो रीजंस हैं वो हमें बताता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ठीक है, और इन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो बना सकती है, ताकि उनका जो बिजनेस हो वो इम्प्रूव हो पाए। देखो अभी तो जो हो गया हो गया, तो बाद में क्या करती हैं कंपनीज, ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इन फ्यूचर जब हमारा अगला महीना आएगा सेल्स का, तो हम वो चीज़ें ध्यान में रखें, वो एनालाइज करते हैं। क्योंकि इसका काम क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है ये भी, कि कंपनी क्या होती है, डेटा उन्हें दे देती है कि ये मेरा डेटा है, मेरे पास 50,000 का शॉर्टफॉल आया है, ये कैसे ठीक होगा, ये इसके क्या इश्यूज है। तो बिजनेस एनालिस्ट पूरा डेटा को कलेक्ट करेगा, कस्टमर से फीडबैक्स ले सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, या जो हमारी जो साइट होती है वहाँ पे कस्टमर से रिव्यू डाले होंगे, तो वो रिव्यूज को एनालाइज करना। या कई बार क्या होता है कि एजेंट्स को ही कोल्ड कॉलिंग जिससे कहते हैं, वहाँ से हम लोग कस्टमर्स को कॉल करते हैं कि आपने सब पिछली बार तो हमसे सेव लिया था, इस बार आपने नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो इश्यूज बताएं वो उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम फिर ये एनालाइज करेंगे कि मान लीजिए अगर मैं प्रोडक्ट बेच रही थी एक चीज़ को 50 रुपए में, और मेरा कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है उसने रेट कर दिया 40 रुपीज़ का, तो ऑब्वियसली अगर किसी को वो चीज़ सेम प्रोडक्ट क्वालिटी की सेम सब कुछ अगर 10 रुपये कम में मिलेगा तो बंदा वही जाता है। अब लोकल एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन हमारे घर में भी एग्जाम्पल ही होगा कि अगर एक हमारे घर के उधर 2 किराने वाली दुकान है, ठीक है, एक हमें राजमा दे रहा है 140 का, दूसरा दे रहा है 135 का, तो हम वही जाता है 135 का, अगर क्वालिटी और सब सेम। हाँ, अगर क्वालिटी का डिफरेंस है तो हो से जो क्वालिटी प्रेफर करते हैं वो 140 वाले पे ही लेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी सब कुछ सेम है तो हम 135 पे लेंगे, लेते हैं हम। ठीक है, इसमें जो टेक्निक यूज होगी, डेटा माइनिंग होती है, डेटा डिस्कवरी, कोरिलेशन और ड्रिल डाउन यूज होगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखते हैं। आगे हमारा है इसमें हमारा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमें बताता है कि क्या होने वाला है, यानी प्रेडिक्ट करना कि हो सकता है बारिश होगी। ठीक है, सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, ड्रिल डाउन जो उसका टेक्निक था, पढ़ेंगे हम बाद में, पढ़ेंगे उसको आराम से पढ़ेंगे, बट इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक जब हम जाते हैं वो ड्रिल डाउन पे जा रहे हैं, डाउन यानी लोएस्ट लेवल पे जाना। तो जो यूजर्स होते हैं वो हायर लेवल से दूसरा लोअर लेवल पे जाते हैं, यानी एनुअल सेल्स है, मंथली सेल, डेली सेल्स, वीकली सेल्स, ऐसे मतलब हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं अपना, देखना कि एनुअल सेल्स हमारा इतना था, मतलब जो टारगेट्स हैं उनको छोटा करना। एनुअली किसी को बोलना कि तुम्हें 2 करोड़ की सेल करनी है, बंदे का दिमाग ठनक जाएगा, इतना सारा सेल करना। वो होता है ना, एक हमारा एक माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर एक साथ इतना पे करना, जैसे हम लोग कुछ होता है एक साथ किसी को बोल लें कि हमें मुझे 2 लाख चाहिए, दिक्कत है। अगर हम उसकी ईएमआई बना देते हैं, इससे कंपनी ईएमआई का फीचर लाई है, पे हमें ज्यादा ही करना पड़ेगा ईएमआई में, लेकिन क्या है, ईएमआई माइंडसेट के साथ खेलना। ठीक है, चलिए अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है हमारा क्या होने वाला है, इसमें हम पर जो प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आज बारिश होगी, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड एक डेटा साइंटिस्ट होता है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स होते हैं। गाइस अब मैं सैटरडे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको पता है वीकेंड है, सबकी छुट्टी होगी, मेरी भी छुट्टी है, तो प्लीज बैकग्राउंड वॉइस एक्सक्लूड करना, ध्यान मत देना उस पर। ठीक है, तो ये हमें डिटेल रिपोर्ट देगा। टेक्निक्स यूज होते हैं डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा को हम क्लासिफाई कर देते हैं एक कैटेगरी में, जैसे
सेगमेंट बना दिया, जैसे मार्केटिंग टीम सेगमेंट बनाती है, जैसे वुमेन्स टीम का अलग अलग क्लासीफाई कर दिया उनको, वुमेन्स के कपड़े, मैंस के अलग कर दिए, किड्स के अलग कर दिए, तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लस्टरिंग, एक छोटे से क्लस्टर कर दिया उनको, एक ग्रुप में डाल दिया, ये लोग इस ग्रुप में रहेंगे, ये इसमें, जैसे इनकम ग्रुप होता है, हाई इनकम ग्रुप इधर, मिड इनकम ग्रुप इधर, लो इनकम ग्रुप इधर, ठीक है, जैसे हमारी सरकार भी करती है। चलिए अब अगला हम करेंगे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। चलिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में है जैसे प्रिस्क्राइब करना, ये हमें हेल्प करता है कि हम ऐसे मॉडल्स बनाएं जो एक्यूरेट और करेक्ट प्रेडिक्शन कर पाए, ठीक है। इसमें एक फीचर ये होता है कि ये हमें रियल टाइम, ये हमें हेल्प करता है कि हम रियल टाइम चेंजेस भी कर सकते हैं, जिससे हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए 2 दिन पहले किसी ने बोला कि बारिश होगी, उसने रियल टाइम देखा कि नहीं बादल वहां से हट गए हैं, अब वो दूसरे शहर में आएंगे, इस शहर में नहीं आ रहा, तो वो उसी टाइम दोबारा प्रेडिक्ट करके हमें बता देते हैं। दोबारा मान लीजिए 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट आई कि अब बादल हट गए हैं, अब नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ये सीन आपने सॉरी फॉर दैट एग्जाम्पल, बट अगर आपने एक बार शिनचैन के एपिसोड में एक बार आया था कि जब उसकी मम्मी पूरा रेडी हो रही थी, लेकिन पहले बारिश का सीन बनना था, लेकिन एकदम से हट गई थी, जो उसके स्कूल में कोई फंक्शन था, ठीक है। एग्जाम्पल है, लिखना नहीं है गाइस, ये मैं बस बता रही हूँ। चलिए इसमें हम रिकमेंडेड एक्शंस प्रोवाइड करता है ये हमें। रिकमेंडेड एक्शन यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट था किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल कि ये कि हमारी इस बार 2 लाख की सेल हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड था, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस हम ले सकते हैं, जो एक्शंस हमें लेने चाहिए, वो बताता है। इसमें टेक्निक यूज होती है सिमुलेशन और गेम थ्योरी। सिमुलेशन ये आप ऑपरेशन रिसर्च, और गेम थ्योरी भी ऑपरेशन रिसर्च में आप पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सिमुलेशन होता है रियल वर्ल्ड में ऐसा उसका एक मॉडल क्रिएट कर देना, मतलब है नहीं वो रियल लाइफ में, हम मॉडल नहीं दे, रियल लाइफ में हम वो नहीं डाल रहे, बट एक मॉडल क्रिएट कर देना रियल वर्ल्ड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट में मान लीजिए कोई न्यू हायरिंग्स हुई हैं, अब उन्हें डायरेक्ट तो प्लेन में नहीं बैठाएंगे, पहले एक एटमोसफेयर वो ऐसा क्रिएट कर देंगे कि हाँ जिसमें ऐसा उन्होंने एरोप्लेन दे रखा, वहीं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहीं पे वो अपना ट्रेनिंग जो भी उनको सिखाया गया है वो ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे आप एयरपोर्ट में किसी को ऐसे तो रिक्रूट नहीं कर देंगे, ऐसे तो किसी को भी प्लेन में नहीं बिठा सकते, क्योंकि रिस्क है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, एयरलाइंस पे बंद होने की भी बात आ सकती है अगर ऐसे ही वो किसी को बिठा देंगे। तो वो सिमुलेशन मॉडल का यूज करते हैं, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गए, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, या आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा, मैं उसी टाइम आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। ओके चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए अब है हमारा प्रोसेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। देखो क्वेश्चन जो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो बिजनेस एनालिटिक्स और उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि आता ही आता है। मतलब मैंने जितने पेपर देखे हैं, बीबीए में भी आया है, एमबीए में भी आता है, तो ये क्वेश्चन आता है। अगर आप स्टैटिस्टिक में भी अगर आप देखोगे ना, स्टैटिस्टिक के भी एक, अब तो स्टैटिस्टिक कुछ कुछ यूनिवर्सिटी से हट गए हैं, जैसे एमडीयू से मैंने सुना है हट गया, एमबीए से अब, बट उसमें भी आपका जो लास्ट यूनिट का है ना, जिसमें काई टेस्ट, ये काई टेस्ट एफ टेस्ट वाला है, और सैम्पलिंग आता है, सैम्पलिंग के साथ वाले यूनिट में बिजनेस एनालिटिक्स का आपको टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, और वो क्वेश्चन आया है, बहुत पेपर में आया है। तो आप कोशिश करना कि आप उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। इजी है, आप उसको समझ गए हो ना, तो आप जनरली भी आप उसमें लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग। नहीं भी याद रहे तो आप उसको लेकर बना दो, ठीक है। चलिए प्रोसेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। हम उससे इंफॉर्मेशन डराइव करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं उस डेटा से। क्यों निकालते हैं? ताकि हम एक डिसीजन ले पाए जो डेटा ड्रिवन हो, डेटा के अकॉर्डिंग हो। ऐसे रैंडम हम अपने आइडिया के लिए आइडिया से कोई डिसीजन ना लें, मतलब एक डेटा के अकॉर्डिंग ले डिसीजन, ठीक है। चलिए तो बिजनेस एनालिटिक्स का जो हमारा प्रोसेस है वो 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। 7 स्टेप्स में आएंगे। पहला है डिफाइन द बिजनेस नीड, एक्सप्लोर द डेटा, analyze the data, predict what is likely to
happen, sorry. Optimize, find the best solution, make a decision and measure the outcome, and last update the system with the results. तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको भी पीछे भी बोला कि MBA और BBA के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका जो पेपर हो वो एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। एक्सप्रेसिव कैसे हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, BBA MBA के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर मैं भी अगर पेपर चेक करती हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनके पेपर जो हो ना वो थोड़े अपीलिंग हो। तो क्या हो, उसमें डायग्राम्स हो, अच्छे से प्रेजेंट किया हो, अच्छे से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हो। मेन तो होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाना। इजी डायग्राम है, कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जो नहीं बन सकता, आप बना सकते हो। अगर आपको ऐसे डायग्राम नहीं पसंद तो आप जैसे मान लो फर्स्ट डिफाइन द बिजनेस नीड आपने लिखा, यहाँ फिर इसके नीचे एरो बना के एक्सप्लोर द डेटा लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला नहीं पसंद, ठीक है। बट मुझे लगता है ये वाला थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने ये वाला बना के आपको यहाँ पे भेजा है। चलिए, पहला है हमारा डिफाइन द बिजनेस नीड। देखो, पहला स्टेप क्या होता है कि हमें ये तो पता हो कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, कि वो क्यों करना चाह रहा है अपना ये जो बिजनेस एनालिस्ट एनालाइज कराना ही क्यों चाह रहा है अपना डेटा। ऐसे तो कोई भी नहीं कराएगा, क्योंकि इस समय भी कॉस्टिंग लगता है और ज़्यादा ही लगता है। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस क्यों चाहता है, क्या वो कोई चीज़ इंप्रूव करना चाहता है या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना कस्टमर बेस इंप्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए हो सकता है वो बिजनेस एनालिसिस करवाए। तो हम कस्टमर सर्विस को हम कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हैं, जो हम जैसे हम किसी भी, मान लीजिए हम वोडाफोन से आप सबने बात की, वोडाफोन एयरटेल कोई भी आपका जियो कम्युनिकेशन है, वहां से हमें वो कई बार क्या था, आपके पास रेटिंग के लिए आएगा एक IVR आएगा 1 to 5 की रेटिंग में। तो वो किस लिए है, वो कस्टमर सर्विस के इंप्रूवमेंट के लिए है। 4 और 5 जिसमें अच्छा है, 1 लो अच्छा, किसी कस्टमर ने 1 रेट किया है उसके पीछे वो रीजंस बताएंगे, तो रीजंस हम लेते हैं। तो इसलिए कस्टमर इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है उसका ये गोल हो। तो इसमें जो गोल्स होते हैं वो छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड होते हैं, जो बड़ा गोल है वो छोटे में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें रिलेवेंट डेटा जो रिक्वायर्ड है ये बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बिजनेस गोल्स होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं या बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ये डिसाइड करते हैं बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसे जिन या फिर जिनको डोमेन की नॉलेज होती है, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो ये जो हमारे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है हमारे लिए सॉल्व करते हैं। और इस स्टेज पे जो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या डेटा अवेलेबल है, हम उसे कैसे यूज करेंगे, क्या हमारे पास उतना डेटा है जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, हमें इंप्रूवमेंट करने में हेल्प कर पाए। क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज सॉल्व करनी है, हमारे पास उसके समान तो होना चाहिए उतना, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पेपर है तो आपको पढ़ने के लिए उतना नोट्स तो हो, कंटेंट तो हो, कहीं से कुछ तो आपको मिला, आप ऐसे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो वो डेटा है सफिशिएंट डेटा। अगर मान लीजिए अगर आप अभी मेरे चैनल पे आए हो पढ़ने, किस लिए आए हो, कि आपको लगा होगा शायद यहाँ से मुझे कुछ डेटा मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, या हो सकता है कि मुझे ऐसा डेटा मिल जाए जो मैं अपने पेपर में यूज करके वो पॉइंट्स लिख पाऊँ, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, एक्सप्लोर द डेटा, डेटा को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को क्लीन किया जाता है। तो ये हमारा, इसमें हम डेटा को क्लीन करेंगे, ठीक है। मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, जो एरर्स हैं वो रिमूव करेंगे, और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे वेरिएबल्स का, ताकि नया वेरिएबल निकले। यानी वेरिएबल यानी एक्स और वाई को किया, जेड निकाला, नया वेरिएबल निकाला। या कि हमने 2 वेरिएबल्स है हमारे, एक डिमांड था और सप्लाई था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया कि हमारे कितना डिमांड है, कितना सप्लाई होना चाहिए उस डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो आउटलेयर है डेटा सेट से वो हम निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि डेटा में अगर एरर रह गया तो वो डेटा की जो एक्यूरेसी है उसको अफेक्ट करेगा। डेटा जो हमारा जो बन के आएगा ना, जो मॉडल बनाएंगे हम उसके बाद,
तो वो मॉडल एक्यूरेट नहीं होगा। मॉडल एक्यूरेट होना यहाँ से डिपेंड करता है कि हमने डेटा ठीक से क्लीन किया हो। क्लीनिंग इन द सेंस हम डेटा को क्लीन करें, उतना ही डेटा हम अपने पास रखें जितनी की उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा एनालाइज द डेटा। एनालाइज द डेटा होता है, इसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोरिलेशन यूज़ किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एफ टेस्ट, काई टेस्ट, ठीक है, ये हमने यूज़ किया। जो एनालिस्ट है वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर किया कि हाँ मुझे ये जो निकालना है इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मार्केट उतनी है नहीं, तो सारे फैक्टर्स जितने होंगे इंटरनल एक्सटर्नल सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे से कंपेयर किया जाते हैं। डिफरेंट एजम्पशन, बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं। कोई भी डेटा अगर हम निकाल रहे हैं या कोई भी अगर हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं उसके एजम्पशंस बहुत सारी होंगी। तो बहुत सारे ग्रुप्स जितने ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है। कस्टमर का सेट है उनको कंपेयर किया जाएगा कि ये कस्टमर हमने मान लो डिवाइड कर दिए, हाई इनकम ग्रुप के कस्टमर है, लो इनकम ग्रुप के कस्टमर, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप के कस्टमर, तो इनको हमने डिवाइड किया। तो ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं इसको हम कंपेयर करेंगे उन एजम्पशंस के साथ और फिर इनका टेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, ठीक है। इस स्टेज पे हम डेटा को कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, डाइस करते हैं। अब इसमें आपके लिए नया वर्ड होगा स्लाइस और डाइस, तो मैं स्लाइस आपको बता देती हूँ। स्लाइस में हम क्या करिए, हम आगे पढ़ेंगे बट मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। स्लाइस में होता है हम डेटा को ना फिल्टर करते हैं और एक स्पेसिफिक जो सबसेट होता है डेटा का उस पे हम फोकस करते हैं। डेटा को फिल्टर करेंगे, सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जिस पे फोकस हमें करना है, मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ एक पे फोकस करेंगे, मतलब ओवरऑल हर चीज पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक एक चीज हम उठाएंगे। जैसे सेल्स कितनी है हमारे मुंबई में, हमने पूरा सेल्स इन ओवरऑल इंडिया कंसिडर नहीं किया, हमने क्या कंसिडर किया, सिर्फ मुंबई का रीजन, सिर्फ एरिया हमने क्या लिया, मुंबई। तो ये हो गया स्लाइस। डाइसिंग होता है, इसमें हम डेटा को कंपेयर करते हैं मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल सोर्स में। जैसे इसमें हम डेट सब क्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन सिलेक्ट करके। जैसे सेल्स हमने सिलेक्ट किया इस बहुत सारे प्रोडक्ट्स को और सारे रीजन्स में। जैसे मान लीजिए आप सैमसंग ने, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपनी सेल्स देखी अपने सारे टीवी की, लैपटॉप की, फ्रिज की, ये देखी और रीजन्स में देखा कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये जो बिग सिटीज हैं इसमें मेरे कितने कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कितनी मेरी सेल हो रही है। तो ये होता है हमारा डाइस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन। प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन में है बेटा, इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं क्या होगा, क्या हो सकता है। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। किस लिए की जाती हैं, ताकि हम बहुत डीपर इंसाइट्स निकालें। डीपर इंसाइट्स मतलब डीप में इंफॉर्मेशन निकालें, ठीक है, और फ्यूचर के ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम अ वुमन, तो मुझे वुमेन का ज़्यादा पता है। तो देखिए जैसे पहले कोई भी प्लेजो नहीं पहनता था, सलवार पहनता था, ये प्रिडिक्ट किया गया कि फ्यूचर में हो सकता है इसका ट्रेंड आएगा, तो आपने देखा प्लेजो है, अब उसका भी ट्रेंड नहीं है, अब कॉर्ड सेट का ट्रेंड आ गया, आगे जाके कोई और ट्रेंड आएगा। ये चेक करना, ये मॉडल अप्लाई किए जाते हैं, ये बिजनेस एनालिस्ट प्रिडिक्ट करता है, ये मार्केटिंग टीम्स प्रिडिक्ट करती हैं। कैसे, कस्टमर्स, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको न्यू चीज़ चाहिए होती है हर चीज़ में। आज उसने पहले, अब उसको न्यू चाहिए, नया ट्रेंड। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर आज कोई एक फ़ोन है, मैं ये सोच रही अगली बार मैं जो फ़ोन लूँ उसमें नया क्या है, अब मुझे ये चीज़ नई कंपनी नया दे क्या रही है, ठीक है। तो वो होता है प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना, ठीक है। ये टेक्निक्स जो होती हैं ये इंसाइट्स और पैटर्न्स बताती हैं हमें, क्योंकि कोई भी डेटा सेट होता है उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमें दिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, कैंडी क्रश मान लो, कैंडी क्रश में क्या पैटर्न होता है कि 3 चीज़ें एक साथ मिलानी होती हैं, ठीक है। तो पैटर्न बन गया उसका कि 3 सेब है, 3 सेब मिलाए, ठीक है। और ये हाईलाइट करता है रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल्स में, जैसे डिमांड और सप्लाई, कि इस प्रोडक्ट की इतनी मार्केट में डिमांड है, इतनी सप्लाई होनी चाहिए ताकि आप वो सारी डिमांड्स मीट कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप
कि पास उतना सप्लाई ही ना हो जितनी उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है। अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए कि आप सारी डिमांड्स कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं। जैसे डिमांड को फॉरकास्ट करना। डिमांड फॉरकास्टिंग हमारा क्या है, प्रेडिक्टिव मॉडल है। प्रेडिक्टिव फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट, डिमांड प्रेडिक्ट किया। कस्टमर को सेगमेंट करना, जैसे वुमेन कस्टमर्स को सेगमेंट किया, मेल सेक्शंस को कस्टमर सेगमेंट किया, किड सेक्शन के हमने सेगमेंट किया। यहाँ पे हमने सेगमेंट किया इनकम बेसिस पे, हाई इनकम ग्रुप कस्टमर्स, लोअर इनकम ग्रुप कस्टमर्स, मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर। तो ये क्या है, ये सेगमेंट है, हम कस्टमर्स को डिवाइड कर, सेगमेंट यानी डिवाइड करना कस्टमर्स को। चलिए आगे, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज यानी फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। इस स्टेज पे, जब ये स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे, जब बाकी के चारों स्टेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसमें जो एनालिस्ट है वो प्रेडिक्टिव मॉडल अप्लाई करेगा और चेक करेगा कि व्हाट इफ सिनेरियोज लगाएगा। जैसे कि अगर ऐसा होगा तो आगे क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे जितनी भी सिनेरियोज होंगे ना व्हाट इफ, वो सब हम लगाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम भी सिनेरियो लगाते हैं कि व्हाट इफ जो मैं पढ़ रही हूँ वो आए ना आए, व्हाट इफ अगर ये आ जाए तो क्या ये इतने मार्क्स में आएगा, या 8 मार्क्स में आएगा, 16 मार्क्स में आएगा। व्हाट इफ सिनेरियोज हम लगाते हैं। क्या हम ये भी लगाते हैं जैसे बच्चे की, मेरे रूम अच्छी टीचर आएगी, नहीं आई तो पॉइंट्स पूछने देगी, तो क्या ये व्हाट इफ सिनेरियो हम भी लगाते हैं। पर यहाँ पे एनालिस्ट की बात हो रही है, लिखना नहीं है प्लीज, ये पॉइंट्स लिखने नहीं है, प्लीज 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 लिखना मत। चलिए, इसमें क्या होता है कि जो टारगेट सेट करे जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा बेस्ट सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए, वो टारगेट सेट हम यूज करते हैं। जितने भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम व्हाट इफ सिनेरियोज रन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप कंपनी के पास इतनी फंडिंग नहीं होगी, इतना सोर्सेस नहीं होंगे, तो वो जो लिमिटेशन, जो कॉन्स्ट्रेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट इफ सिनेरियोज रन किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव जो सिनेरियोज हैं वो भी इवेल्युएट करते हैं। ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज जितने भी, अगर एक सिनेरियो तो हमने बता दिया, और भी अगर जितने भी सिनेरियोज हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। कॉम्पिटिटर हमारे क्या चाह रहे हैं, कस्टमर्स, नए कस्टमर्स आ रहे हैं मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसे हम लोग वो इवेल्युएट भी हम करेंगे सिनेरियोज। यानी हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब आ गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को भी इवेल्युएट करते हैं, उनको भी परखते हैं, उनका भी एनालिसिस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इन्फॉर्म डिसीजन ले पाती हैं। इन्फॉर्म डिसीजन यानी अच्छे से डिसीजन ले पाती हैं, जो इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट, जो उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज़्यादा लाए। मतलब कोई भी, अगर आप, एक सिंपल एग्जांपल होगा, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपको उस चीज़ से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो कंपनीज भी वही चाहेंगी कि हम अगर अपनी इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना अपना टाइम दे रहे हैं, इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका रिटर्न तो आए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट के प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए आगे, इसमें हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन हम ऐसे नहीं है कि बिजनेस एनालिस्ट एक ही सॉल्यूशन बनाता है, बहुत सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसका ये मान लीजिए उन्होंने 3-4 सॉल्यूशन बनाए, इसमें से उन 4 सॉल्यूशन से कौन सा सबसे बेस्ट फिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग, वो डिसाइड करते, वो वाला सॉल्यूशन सिलेक्ट करना, उसको यूज करना। और वो ऐसे ही कोई भी नहीं होता, वेस्ट करते हैं हम उसके, कि उसमें एरर कम से कम एरर हो और मैनेजमेंट का टारगेट गुड हो, और कुछ हमारे इंट्यूटिव, जो बिजनेस एनालिस्ट उसका खुद का इंट्यूशन भी लगता है। ठीक है, तो इसमें बहुत चीज़ें ऐसी ही, आप कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप खोल लें तो हाँ मुझे लग रहा है ये सॉल्यूशन होगा, अच्छा तो हमने अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होता। कुछ आपका इंट्यूशन तो लगता है, वो तो मैं कह रही हूँ, लेकिन साथ में वो भी देखा जाता है इस सॉल्यूशन में सबसे हम उसकी टेस्टिंग होगी कि ये सॉल्यूशन हमें 20% एरर दे रहा है, ये वाला सॉल्यूशन 10% दे रहा है, ये 15% दे रहा है, ये 35% दे रहा है। तो इनमें मान लो जैसे मैंने बताया 15% सबसे कम एरर है, तो हम कोशिश करेंगे हम वो वाला मॉडल को टेस्ट करें, और वो भी देखेंगे कि इससे मैनेजमेंट का टारगेट कंप्लीट हो रहा है जो उन्होंने हमें दिया था, जिस वजह से हम ये मॉडल बना रहे हैं, या हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं बिजनेस एनालिसिस का वो कर रहे हैं, इतना हम लोग मॉडल बना रहे हैं, इतना हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
किस लिए कर रहे हैं? मैनेजमेंट टारगेट अचीव करने के, जिन्होंने भी टारगेट दिया, तो क्या वो उस मॉडल अचीव कर पा रहा है? तो ये भी हमें देखना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सबसे ज्यादा बेस्ट अलाइन करेगा, हम वो मॉडल सिलेक्ट करते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेक अ डिसीजन एंड मेजर द आउटकम। इसमें जो एनालिस्ट है वो फिर डिसीजन लेगा कि वो कौन सा मॉडल उसको लगता है ठीक है, वो जो डिसीजन है अपना, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि मैंने ये मॉडल बनाया है, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए, और उसके बेसिस पे हम एक्शन लेंगे जो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है उस मॉडल से। ठीक है, फिर जब वो एक्शन हम लेंगे उसके बाद हमने, मान लीजिए हमने एक मॉडल को अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी हम उस मॉडल को चेक करेंगे कि हमने जो मॉडल बनाया है वो सही है या नहीं है, कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मैंने डिस्काउंट ऑफर निकाला, बाय वन गेट वन ऑफर का निकाला मैंने, जैसे कंपनीज निकालती है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, तो मैं देखूंगी बाय वन गेट वन से प्रॉफिट कुछ हुआ मुझे या नहीं हुआ, या बात वहीं की वहीं रह गई। कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वर्ल्ड ऑफ माउथ कैसा रहा ये बढ़ने के बाद, क्या कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके लिए, क्या मार्केट में कॉम्पिटिटर से लोग हटके हमारे प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, ये सब देखना, वो आउटकम मेजर किया जाता है। उसके बाद भी मॉडल बनाने के बाद भी हम डिसीजन अगर ले लेते हैं तो आउटकम हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम यानी रिजल्ट। फिर है अपडेट द सिस्टम विद द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। तो फाइनली जो भी हमारा जो डिसीजन हमने लिया, जो भी हमने एक्शन लिए, या जो भी हमने नई इंफॉर्मेशन निकाली उस मॉडल से, वो रिकॉर्ड की जाएगी और हमारे डेटाबेस में हम उसे अपडेट करेंगे। और इंफॉर्मेशन जैसे कि क्या हमारा जो डिसीजन था या जो हमारा एक्शन था, हमने जो एक्शन लिया, हमने जो मॉडल को अप्लाई किया, क्या वो इफेक्टिव था, क्या हमें उस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिला। मान लीजिए अगर मैंने बाय वन गेट वन ऑफर दिया था, उससे पहले महीने की मेरी सेल थी 2 लाख, मैंने बाय वन गेट वन ऑफर दिया, मुझे 5 लाख का रेवेन्यू, मतलब 3 लाख का मुझे जनरेट हुआ प्रॉफिट, तो मैं वो लिखूंगी कि मुझे इतना रेवेन्यू मिला इस इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपडेट द सिस्टम विद द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। और ये जो हमारा जो डेटाबेस है ना, ये खाली वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूसली अपडेट होगा। जैसे जैसे नई इंसाइट्स, नई नॉलेज आती रहेंगी, वैसे वैसे हम अपना डेटा जो है, डेटाबेस जो है अपडेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने डेटाबेस अपडेट किया अब मैं बैठ गई चैन से, नहीं, बार बार अपडेट होता रहेगा। क्योंकि क्या है कि नई इंसाइट, नई नॉलेज आती, हो सकता है कि मैंने उस टाइम तो मैंने 5 लाख का जनरेट कर दिया, मेरी कंपनी ने अगली बार बाय वन गेट टू कर दिया। ऐसे भी ऑफर्स आते हैं, आपने देखा होगा कई बार बाय टू गेट 5 आ जाता है, 2 बाय करो 5 मिल जाएंगे। अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिटर अगर मेरा ले आया तो मुझे भी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो सोचना ही होगा ना, कि मेरे पास भी कस्टमर्स आए, मेरे कस्टमर्स वहां ना चले जाए कहीं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। देखो अगर आपको अब तक का समझ आ गया ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक आपको आराम से ही समझ आ जाएंगी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने बताया ये डेटा पे रिलाय होता है, डेटा पे निर्भर करता है, रिलाय यानी निर्भर करना, डेटा पे निर्भर करता है और इम्प्रूव करता है हमारे बिजनेस डिसीजन को, जिसमें हम रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एक तरह से आपको डेटा माइनिंग की डेफिनेशन में भी दिखेगा, रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स। जो रॉ डेटा है, डेटा बहुत सारा है ऐसी पड़ा हुआ है, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में एक्सट्रैक्ट करना, उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ही ले रहे हैं, हम ऐसे तो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे, डेटा के अकॉर्डिंग ले रहे, डेटा को ध्यान में रखते हुए, डेटा को हमने एनालाइज किया है। इसलिए इसमें सबसे एम्फेसाइज किया जाए, सबसे पहले इस पर गौर किया जाता है कि डेटा अच्छे से कलेक्ट हो, सही डेटा कलेक्ट हो, डेटा को स्टोर किया जाए। ऐसा ना हो कि हमने कलेक्ट कर लिया, हम स्टोर करना ही भूल गए डेटा, फिर हमें दोबारा से क्वेश्चन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो डेटा हम स्टोर भी करें, ठीक है। और डेटा खाली ये नहीं कि स्ट्रक्चर डेटा का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का भी। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कि जो सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है, डेट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो अगर डेटा सीक्वेंस में नहीं है हमारे पास तो यूजफुल नहीं है। हो सकता है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के 1-2 पॉइंट्स हमारे लिए यूजफुल हो, जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी
कलेक्ट किया जाता है उसका वो भी स्टोर किया जाएगा, उसको भी प्रोसेसिंग की जाती है, दोनों की। तो उस अकॉर्डिंग जो हम डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो ये है बिजनेस एनालिटिक्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बताया था, हम डेटा को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो ने मान लीजिए लिया टीवी, एसी, फ्रिज, और बहुत सारे रीजन्स में उन्होंने देखा कि दिल्ली में मेरा कितना है, मुंबई में कितना है, कोलकाता में कितना है, सेल्स कितनी हुई है, ये देखा। तो ये क्या, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव हुए। ठीक है, टाइम, ज्योग्राफी देखी हमने, प्रोडक्ट्स देखे, सेल्स देखा, तो ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमारे। ठीक है, इसमें टूल्स यूज किए जाते हैं, स्लाइसिंग डाइसिंग जो मैंने आपको बताया था वो भी यूज किए जाते हैं डेटा सेट्स में। फिर है एक्शनेबल इंसाइट्स। एक्शनेबल इंसाइट्स वही बात है जो हमने ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इसमें फोकस किया जाता है रॉ डेटा को, ऐसे इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना, ऐसी इंफॉर्मेशन से कन्वर्ट करना जो बिजनेस डिसीजन को डायरेक्टली सपोर्ट करे। जो हमने बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने हैं ना, वो लेने के लिए हमें डेटा सही होना चाहिए। हम उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमने बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं वो सही हो। जैसे मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, अगर आप मान लो मैं एक डीलर हूँ, मैं एक कंपनी के ओनर हूँ, मैंने सोचा मैं अपनी जो मार्केट है वो अब एक्सपेंड करूँगी। मैं पहले से वुमेन और किड्स में डील करती थी, इनके कपड़े बनाती थी, अब मुझे मार्केट एक्सपेंड करनी है मेल्स के लिए भी। तो एक्सपेंशन के लिए मुझे वो डेटा चाहिए होगा, कितने मेल्स इसमें हैं, कैसे कपड़े पहनना वो पसंद करते हैं, क्या यहाँ पे फॉर्मल्स कपड़े चलेंगे, इनफॉर्मल्स चलेंगे, कैजुअल्स चलेंगे, कैसे भी। तो वो मैं मार्केट एक्सपेंड करने से पहले मैं देखूंगी। या मान लीजिए मार्केट एक्सपेंड इन द सेंस कि मैं पहले सिर्फ दिल्ली में डील करती थी, ठीक है, मुझे लगा कि अब मैं मार्केट में इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में भी डील करूँ, जिसमें नोएडा में प्लांट लगाया, गुड़गांव में लगाने का मैं सोचूं, तो ये मैं मार्केट एक्सपेंड कर रही हूँ ना अपनी। तो वो भी किस बेसिस पे करते हैं, जब रॉ डेटा को हम ऐसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करे। बिजनेस डिसीजन यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि मुझे मार्केट अपनी एक्सपेंड करनी है, क्या करना है, मुझे अपना एक नया प्लांट लगाना है, या फिर मुझे मेल्स के लिए भी कपड़े बनाने हैं। मैं मार्केट में एक्सपेंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, एक्सपेंड यानी बढ़ाना, एक्सपेंशन बढ़ाना, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिकमेंडेशन। अब मैं अगर कहीं पे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, उसमें कॉस्ट आएगा, मैं कैसे वो कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हूँ, कैसे मैं कम कॉस्ट में प्रॉफिट ज़्यादा ले सकती हूँ, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, वो रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं हमें इन डेटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रियल टाइम एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग। इसमें हमें रियल टाइम एनालिसिस करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बना लिया, अब मेरा मन, मैं आज नहीं कर रही है ना, मैं बाद में करूँगी एक साथ, ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम एनालिसिस कर चल रही होती है और ऑनगोइंग इवैल्यूएशन चलता ही रहता है डेटा का। किस लिए, ताकि हम ट्रेंड्स पैटर्न्स निकाल पाएँ, डिटेक्ट यानी निकाल पाएँ, फाइंड करना, ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड करना। अगर मैं रेगुलरली ये नहीं करूँगी तो मैं कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाऊँगी, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ट्रेंड्स पैटर्न्स को देखना पड़ेगा कि आज मार्केट में क्या ट्रेंड है, आज क्या पैटर्न है, ठीक है। आप खुद देखो, ये बिजनेस एनालिटिक्स अभी 1-2 साल से आया है, पहले नहीं था, इसका ट्रेंड आया है अभी, ठीक है। तो अब बहुत बच्चे करने लगे बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए, पहले नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पहले डिमांड ही नहीं थी, ऐसा ट्रेंड ही नहीं चल रहा था इसका। चलिए अब नया हमारा प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना यानी फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट करना, प्रेडिक्टिव लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव, ऑप्टिमल एक्शंस इसके लिए क्या है, ठीक है। अगला हमारा इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। तो इंटरडिसिप्लिन है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही चीज ले रहे हैं, ये नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी के भी एक्सपर्टीज ये लेंगे, स्टैटिस्टिक का जो एक्सपर्ट होगा उसको भी लेंगे, कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट लेंगे, स्पेसिफिक का डोमेन नॉलेज जिसको होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को अपनी मार्केटिंग की टीम बनानी है, ऐसा मेरा बिजनेस का एक गोल है कि मार्केट को एक्सपेंड करना है, तो मैं जो
उस डोमेन की नॉलेज लगता है मार्केट एक्सपेंड की, जो मार्केटर है मैं मार्केटिंग टीम वाले को भी रखूंगी ताकि वो भी मुझे कुछ एक्सपर्टीज अपनी दे पाए, अपने ओपिनियंस दे पाए, ताकि सॉल्यूशंस मैं अच्छे से निकाल पाऊँ एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि ये बात आप भी मानोगे कि जो भी बंदा उस चीज़ फील्ड में होता है उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। और जैसे आप लोग हो, आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स के पास जाते हो क्योंकि आपको पता है कि उनके पास में हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। क्यों जाते हो? क्योंकि उनको नॉलेज है, इसलिए जाते हो कि वो अपनी एक्सपर्टीज हमें शेयर कर पाएंगे, तो हमारे लिए बेटर होगा, हम अपने नोट्स बना पाएंगे, हम लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन। बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फंक्शंस हैं, कोई एक फंक्शन खाली काम नहीं करता। मार्केटिंग टीम भी होती है, फाइनेंस टीम भी होती है, ऑपरेशन की टीम होती है, उनको अलाइन करता है, उनको मिलाता है ताकि डिसीजन मेकिंग में सबका पार्ट हो। क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही, उस प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी, मुझे ऑपरेशन यानी मुझे कस्टमर सर्विस टीम है तो कस्टमर सर्विस टीम को पिच करना आना चाहिए, सेल्स टीम को पिच करनी चाहिए। तो वो सबका काम होता है, इसमें खाली एक प्रोसेस का काम नहीं होता, एक फंक्शन का काम नहीं होता। कंपनी में बहुत कंपनीज में काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स को हायर, अगर मैंने कोई नया अपना मान लीजिए ब्रांड सेटअप किया है तो मुझे उसके लिए लोग चाहिए, तो वो लोग कौन मेरे लिए कौन हायर करेगा? ह्यूमन रिसोर्स टीम हायर करेगी, एचआर टीम हायर करेगी, सही बंदे सही टाइम पे सही प्लेस पे। एचआर में एक पॉपुलर है ना हमारा राइट प्लेस राइट टाइम, तो वो भी हम कर, तो उसके लिए सबको सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जाता है, खाली एक फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगला है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन की टेक टूल्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्लियरली उसे बता पाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो इस फील्ड के बारे में इतना नहीं जानते, हो सकता है स्टेक होल्डर्स ने एमबीए किया हो सकता है बिजनेस एनालिटिक्स का एमबीए ना हो, वो मार्केटिंग टीम का एमबीए हो, वो हमारा ओनर हो, तो उसको कैसे बताएंगे? हम कैसे बताएंगे? अगर हम डेटा को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि उसको देखते ही समझ आ जाए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे ये पीपीटी चल रही है, तो ये पीपीटी हम ध्यान से देख पा रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव लगती है। अगर मैं ऐसे ही बोलती जाती आपको नहीं लगता, समझ में नहीं आता, या आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, मज़ा कह रहे इन द सेंस आपको अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसे हम इंसाइट्स को हम इंसाइट्स हमारे इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन का टूल करके। जैसे कंपनीज में पावर बीआई का यूज़ किया जाता है जिसमें ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। बार चार्ट्स बनाते हैं कि ये 2011 में इतना सेल था, 12 में इंक्रीज हुआ, 13 में इतना, तो ऐसे उनको क्लियरली बताया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो समझ पाते हैं अच्छे से, और कम्युनिकेशन भी हमारा हो पाता है स्टेक होल्डर से अच्छे से। चलिए एडवांस टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए कि डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ और अच्छे प्रेडिक्शंस कर पाएँ, स्मार्ट प्रेडिक्शन, बेहतरीन प्रेडिक्शन कर पाएँ। ऐसा नहीं है ऐसे ही कर दिया। एडवांस टेक्निक से क्या होता है, वो मदद करता है सारे अलग अलग तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशन व्यूज हम देख पाते हैं, ये पर्सपेक्टिव भी लिया, ये पर्सपेक्टिव लिया, सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम प्रेडिक्शन करते हैं। चलिए गाइज आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम इसके इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके बाद यूनिट 1 आई गेस ख़त्म हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी इस फील्ड का हो अपने जूनियर्स शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आप सबके लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।